गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू तेजस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी। आज हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी की ओर। जून 2023 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो यूनिट 5 है उसमें पॉपुलेशन और सेटलमेंट दोनों ज्योग्राफी को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और उनके आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ क्लास बिना डिले किए हुए। यह क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर, आप इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडल मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है। ये हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी के मॉडल से ये क्वेश्चंस आया हुआ है। पहला है हमारा कंसेंट्रिक जोन मॉडल बाय वर्गीस, इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल बाय हैगेनस्टर्न, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल बाय जेलेंस्की, लोकेशन मॉडल बाय वेबर। ये देखिए एज इट इज हिंदी में भी मॉडल को इसी तरह लिख दिया गया है। तो इनमें से कौन सा मॉडल है जो हमारे ह्यूमन इकोलॉजी के स्टडी पर डिपेंड है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कंसेंट्रिक जोन मॉडल बाय बर्गिस। ह्यूमन इकोलॉजी के स्टडी पर डिपेंडेड ये मॉडल है। ये बर्गिस के द्वारा 1925 में दिया गया था, जो अमेरिकन सिटी शिकागो के स्टडी पर बेस्ड था। आइए हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस मॉडल के बारे में। द कंसेंट्रिक जोन मॉडल बाय बर्गिस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। यह मॉडल जो है 1925 में बर्गिस महोदय के द्वारा उनका जो आर्टिकल या जो पेपर था द ग्रोथ ऑफ सिटीज उसमें दिया गया था, जो कि अमेरिकन सिटी शिकागो पर बेस्ड था। और जो हमारे बर्गिस महोदय थे ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं कि जो बर्गिस थे वो क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, इस तरह से ऑप्शंस फ्रेम किए हुए थे। तो बर्गिस जो थे वो क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। इस कंसेंट्रिक जोन मॉडल में क्या किया गया है, शहर को जो है 5 भागों में बांटा गया है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक इस तरह का हमारा मॉडल है कंसेंट्रिक जोन मॉडल बर्गिस का। ये जोन फर्स्ट, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और ये हो गया हमारा जोन 5। ये 5 जोन में बताया, इसमें बर्गिस महोदय ने बताया है कि कैसे जो है सिटीज़ डेवलप करती है और बाहर की ओर वो उसका जो है डेवलपमेंट होता जाता है और एक जोन दूसरे जोन को किस तरह इन्वेड कर लेता है। इस तरह की बातें इस मॉडल में बताई गई है कि किस तरह से जो है शहर में जो वर्क होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इस पहले जोन को नाम दिया गया CBD, जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि शहर का सबसे सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे शहर की सारी क्रियाकलाप हो रहे होंगे और यहाँ पर जो लैंड का रेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम इससे बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैंड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यह ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड का हाईएस्ट डेंसिटी में यूज होता है। यहाँ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स पाए जाते हैं। ये सब कुछ इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे जितनी भी ऑफिशियल वर्क है वो सब यहाँ पर देखने मिलेंगे। ये एक ऐसा रीजन है जो फुल्ली कनेक्टेड होता है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। तो ये CBD शहर का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है। फिर है जोन 2 हमारा। जोन 2 इसको हम ट्रांजिशन जोन बोलेंगे, संक्रमणकाली। इसमें
यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहले कभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब जो है उसमें रेसिडेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक ट्रांजिशन के जोन में रहता है, इसीलिए इसे बोला जाता है ट्रांजिशन जोन। इसके बाद थर्ड जो है हमारा आ जाता है वर्किंग क्लास जोन। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लो क्लास के लोग होते हैं वो इस जोन में रहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वर्किंग क्लास जोन। फिर हमारा जोन फोर्थ आ जाता है, जोन फोर्थ आता है द रेसिडेंशियल जोन। द रेसिडेंशियल जोन हो गया जहाँ पर आवास बना करके लोग रहते हैं, ये मिडिल क्लास के लोग। और हमारा 5 आ जाता है द कम्यूटर जोन। ये शहर का सबसे बाहरी इलाका होता है जो सीबीडी से सबसे दूर होता है। जोन फर्स्ट सीबीडी, जोन 2 हमारा ट्रांजिशन जोन, इसको हम ब्लैक कॉलर होम के नाम से भी जानते हैं। और इसे जोन थर्ड को हम ब्लू कॉलर कहेंगे, जोन 4 को हम वाइट कॉलर कहेंगे। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये बातें पीडीएफ में नहीं दी गई हैं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इस मॉडल को पूरा मैं पढ़ा दी हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस सीबीडी में ही 2 पॉइंट और आता है, जोन ऑफ एसिमिलेशन एंड जोन ऑफ डिस्कार्ड। तो जोन ऑफ एसिमिलेशन सीबीडी का वो पार्ट होता है जहाँ से वो उसमें नया कुछ फॉर्म हो रहा होता है, और जोन डिस्कार्ड वो होता है जब वहाँ सीबीडी वहाँ से समाप्त हो रही होती है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अब अपने अंतिम क्षण की ओर होती है, वहाँ पर वो समाप्त हो रही होती है, तो वो हो जाता है जोन ऑफ डिस्कार्ड। और एक हो गया हमारा जोन ऑफ एसिमिलेशन। ये सब जो बातें हैं वो हमारे इसमें बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा कि बर्गिस महोदय का जो मॉडल था ये पहला अर्बन लैंड यूज से रिलेटेड पहला मॉडल था, और इसने इस तरह से अर्बन लैंड यूज को बताया था। और ये अमेरिकन सिटी जो है शिकागो के अध्ययन पर आधारित था, 1925 में आया था, ग्रोथ ऑफ सिटीज पेपर में आया था। इसमें इन्होंने 5 जोन में जो है शहर को डिवाइड किया था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ द इंडिया वाज टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय द ईयर, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो उसका उद्देश्य जनसंख्या के स्थिरीकरण को वो कब किस वर्ष में जो है वो जनसंख्या के स्थिरीकरण की बात करते हैं कि कौन सा साल ऐसा होगा कि जब जो है जनसंख्या हमारी स्थिर हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे नेशनल पॉलिसी 2000 में बोला गया था कि जो भारत की जनसंख्या है वो 2045 तक उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसे स्थिर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए इस पॉलिसी के बारे में और भी कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो इस पूरी पॉलिसी को मैं लाई हूँ आप लोगों के पास। पूरी पॉलिसी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और अध्ययन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं एग्जाम में। तो इस पॉलिसी जो थी हमारी एनपीपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आया था। इसका जो मेन रीजन था इस पॉलिसी को लाने का वो था क्या कि जो कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल, इससे रिलेटेड जो
समस्याएं हैं, जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें 2 टर्म ऑब्जेक्टिव प्लान किए गए थे, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो मिड टर्म ऑब्जेक्टिव रखा गया था उसका ये गोल था कि उसे 2010 तक अचीव कर लिया जाएगा और लॉन्ग टर्म का 2045 तक। मिड टर्म में बात की गई थी कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR, उसे हमें रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर लाना है। और 2045 तक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की गई थी उसमें बोला गया था कि 2045 तक हमें पॉपुलेशन को हमारे स्थिर कर लेना है। तो इन 2 ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ बातें बताई गई कि हमें किन किन चीज़ों पे काम करना होगा। तो ये कुछ जिसे बोला गया नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल जो बनाए गए, जिसे कंप्लीट करना है उन मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया नेशनल डेमोग्राफिक्स गोल। तो ये देख लीजिए, ये है हमारा नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। तो इसमें बोला गया कि जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विस है, इसकी जो ज़रूरतें हैं, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। फिर इसमें बोला गया कि जो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला भी 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनके लिए शिक्षा को, एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करना है, हर हाल में उनको शिक्षा दी जाए। और दूसरा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल एडमिशन लेने के बाद वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, यानी कि नाम अपना हटा लेते हैं, तो उसको हमें कम करना है। 20% से कम पर हमको उसको ले आना है, चाहे वो गर्ल्स हो या वो बॉयज़ हो। तो ये ध्यान देना है कि स्कूल से ड्रॉप आउट कम से कम हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नाम लिखा लेते हैं, उसके बाद घर में कोई काम है या जो बाल मजदूरी के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों के कारण वो जो है आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें इसे रोकना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, इस और ध्यान देना है। ये उसमें एक पॉइंट था। एक था हमारा कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, शिशु मृत्यु दर, उसे हमें क्या करना है, जो 1000 लाइव बर्थ है यानी 1000 जीवित बच्चे, उसमें जो है 30 से नीचे लेके आना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 30 से नीचे हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये था, यहाँ भी ये पॉइंट है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये पॉइंट है, ये गलती से रह गया है। इसके अलावा हमें करना है कि जो देखिए, हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को तो कम करना है, साथ साथ हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है। जो 1 लाख जीवित महिलाएं हैं उस पर 100 से नीचे आ जाना चाहिए मैटरनल मोर्टेलिटी, ये भी इसका एक गोल था। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन, जो बच्चों को टीका दिया जाता है तो उसके लिए भी जितने भी इम्यूनाइजेशन है, जितने भी टीकाकरण हैं, उन सब को हमको अचीव करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डिले मैरिज को प्रमोट करना है, हमें जितना से जितना हो हमें बच्चे जो है शादी देरी से करें। लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ना हो और लड़कों की शादी 20 वर्ष से पहले ना हो, इसके बाद ही इनकी शादी हो, इसको प्रमोट करना है। जो महिलाओं की डिलीवरी होती है, अभी भी गांव घर में हम देखते हैं कि घर पर ही डिलीवरी कर ली जाती है, तो नहीं, 80% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, ये हमें अचीव करना है। और साथ साथ जो 20% तक घर में हो रही है डिलीवरी, तो वो भी जो है फुल ट्रेंड जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा किया जाए। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये सब इम्पोर्टेंट है कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं, शादियाँ होती हैं, औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या किसी की डेथ होती है, इन चीज़ों के रिकॉर्ड में थोड़ी कमी होती है, लापरवाही होती है। तो ये लापरवाही ना हो, 100% सही जो है रिकॉर्ड हमें मिले, हर एक जन्म का, हर एक डेथ का, इन चीज़ों को हमें एश्योर करना है। ये सब कुछ गोल्स जो हैं बनाए गए। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं
उसे भी हमें प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं गोल्स थे जो हमारे नेशनल पॉलिसी 2000 में दिए गए थे। ये सारा का सारा एज इट इज़ मैंने ओरिजिनल वेबसाइट से लिया है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है और आप सारे इस पॉइंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। Which one of the following was introduced by W. Arnold? W. Arnold के द्वारा क्या जो है इसमें से इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम कह सकते हैं कि रैंडम क्वेश्चन है। इस तरह के 5-7 रैंडम क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि ये हमारे सिलेबस में कहीं भी चर्च नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ इस तरह के रैंडम। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एक का प्रतिपादन डब्ल्यू अर्नोल्ड द्वारा किया गया है। इसमें है स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन सेटलमेंट डिस्पर्सन स्टडी, मोंटे कार्लो टेक्निक टू द इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट, यूरोपियन सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकिंग इफेक्ट ऑन सेटलमेंट नेटवर्क, प्लेस नेम एनालिसिस इन द सेटलमेंट स्टडी। तो इसमें जो है हमारा जो डी ऑप्शन है, प्लेस नेम एनालिसिस इन द सेटलमेंट स्टडी, यानी अधिवास अध्ययन में स्थान नाम विश्लेषण, ये किया गया था हमारे डब्ल्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या है, डब्ल्यू अर्नोल्ड ने बताया था कि किस तरह से किसी जगह का जो है ओरिजिन जो हुआ है, उसका नाम जो पड़ा है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या उसका मीनिंग है, कैसे किसी जगह का जो है नाम पड़ जाता है, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। इसीलिए इसे बोला गया है प्लेस नेम एनालिसिस इन द सेटलमेंट स्टडी। आइए थोड़ा हम देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। W. Arnold was a British geographer who specialized in settlement studies. W. Arnold जो थे वो एक ब्रिटिश जोग्राफर थे जिनका स्पेशलाइजेशन ही था सेटलमेंट ज्योग्राफी का स्टडी करना। वो सेटलमेंट्स का जो है पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने प्लेस नेम एनालिसिस नाम के कॉन्सेप्ट को दिया, जिसमें उन्होंने किसी जगह के नेम का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, किसी जगह का नाम वो कैसे पड़ा और उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड स्टडी किया था। ये जो अब है कि इस चीज़ के स्टडी करने से हमें क्या हुआ, क्या मिला, तो इसके स्टडी करने से हमें पता चला कि उस प्लेस से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, वहाँ हिस्ट्री ऑफ ए सेटलमेंट, द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दैट हैव शेप्ड इट, और कौन सी संस्कृति वहाँ की रही है जिसने उसे इस आकार में ढाल दिया है, वहाँ का सामाजिक और आर्थिक जो संबंध है वो कैसा है। ये सब बातें हमें इस कॉन्सेप्ट के स्टडी से पता चली हैं। Arnold's work on place name analysis has been influential in the field of settlement study. It has helped to shed light on the origins of many settlements and the cultures that have shaped them. है ना, इसके स्टडी से हमें जो उससे रिलेटेड कल्चर हैं और जो उसकी हिस्ट्री है जिसने उसे इस आकार में ढाल दिया है, उन सब बातों को जानकारी हमें मिली है और जो सेटलमेंट के बीच में इकोनॉमिक और सोशल रिलेशनशिप होती है वो भी हम लोग जान पाए हैं।
तो इस तरह से आर्नोल्ड का वर्क जो है सेटलमेंट स्टडी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब लिव्स इन नॉर्दर्न फिनलैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक, देखिए यायावार, अब जो हमारे एनटीए का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया था यायावार जनजाति, खानाबदोश नहीं दिया गया था। मैंने आप लोगों को दे दिया है इसलिए ताकि आप लोग जाने कि यायावार को खानाबदोश भी कहा जाता है। तो नॉमेडिक, अच्छा देखिए ये कितना डिफिकल्ट वर्ड है, आप मीनिंग नहीं निकाल पाते, और नॉमेडिक इजी वर्ड है, तो इसलिए जो कुछ टर्मोलॉजीज है हमारी ज्योग्राफी की, इंग्लिश में ध्यान रखिए। तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है जो हमारे नॉर्दर्न फिनलैंड में पाई जाती है? तो मेरे हिसाब से इसकी हिंदी की आवश्यकता तो नहीं है, हिंदी में भी वही नाम है, यूकागिर, लैप्स, वालरपिरी और खिरगिज, है ना। तो देखिए आप लोग कौन सी जनजाति है जो हमारे उत्तरी फिनलैंड में मिलेगी। देखिए उत्तरी फिनलैंड में पाई जाती है लैप्स, जिसे हम लोग समाई के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। हम लोग एक एक करके सब ट्राइब को देख लेते हैं, यूकागिर, वालपिरी, खिरगिज, कौन सी ट्राइब किस रीजन में पाई जाती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैप्स को सामी के नाम से भी जानते हैं, ये नॉर्दर्न फिनलैंड और नॉर्वे, नॉर्दर्न नॉर्वे और रूस के भी कुछ पार्ट में पाई जाती है। देख लेते हैं हम लोग। देखिए द नोमैडिक ट्राइब्स लिव्स इन नॉर्दर्न फिनलैंड इज सामी, ऑल्सो नोन एज लैप्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो लैप्स ट्राइब है इसे हम सामी के नाम से जानते हैं। ये ऐसी ट्राइब है जिसका जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो है सामी, इसीलिए इनका नाम है सामी ट्राइब। और ये जिस जगह पर रहती है उस रीजन का नाम था सापमी, जो कि कौन सा रीजन कवर करती है आज के टाइम में अगर हम देखें तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना। नॉर्वे का नॉर्दर्न पार्ट, स्वीडन का और फिनलैंड का, और साथ साथ रसिया का जो कोला पेनिनसुला है इसको भी ये कवर करती है। और ये जो रीजन स्पामी, इस रीजन को ही लैपलैंड के नाम से जो है जाना जाता है, और इंग्लिश में ऐतिहासिक काल में इस लोगों को हम लैप्स या लैपलैंडर्स कहते थे। इस तरह से जो है इनका नाम सामी या लैप्स जो है पड़ा है। और इनका जो लैंग्वेज है सामी, वो जो है यूरालिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है, ये इनका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। देखिए लैंग्वेज फैमिली से भी क्वेश्चन आता है, तो सामी लैंग्वेज हो गया यूरालिक लैंग्वेज फैमिली से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा हमारा और देख लेते हैं हम लोग। जो यूकागिर ट्राइब है, तो यूकागिर जो है ये हमारा पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में, है ना। जो साइबेरिया का है यकूटिया, जिसे हम सखा रिपब्लिक कहते हैं, वहाँ पर जो है ये प्राथमिक रूप से वहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। इनका जो ट्रेडिशनल वर्क है वो है हंटिंग, फिशिंग एंड रेंडर हर्डिंग। और इनका जो लैंग्वेज है वो आइसोलेट है, सबसे अलग डिफरेंट लैंग्वेज है इनका यूकागिर का। फिर है हमारा वालपिरी। तो वालपिरी एब ओरिजिनल पीपुल फ्रॉम द सेंट्रल डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल डिजर्ट है वो इनका रीजन है, और ये जो तानामी डिजर्ट है नॉर्दर्न टेरिटोरी का, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। इनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो काफ़ी रिच है। ये जो अपने वाइब्रेंट आर्ट, स्टोरी टेलिंग, कनेक्शन टू द लैंड, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। किर्गिज जो है हमारी सेंट्रल एशिया में पाई जाने वाली ट्राइब है। सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है किर्गिस्तान, वहाँ पर जो है ये ट्राइब पाई जाती है, इसलिए इसे कभी कभी मध्य एशियन ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो लैंग्वेज है वो तुर्किक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक तुर्किक इथनिक ग्रुप है। तो ये सब बातें हैं इन ट्राइब्स के बारे में, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। ये भी फिर हमारा मॉडल से है क्वेश्चन, क्रिस्टॉलर के मॉडल से ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ये देख लीजिए, ये असर्सन है हमारा और ये रीजन है। पहले आप लोग इसको रीड कीजिए। ये देखिए इसके ऑप्शंस, ये हमारा, ओह सॉरी, मैं इसका हिंदी लगाना भूल गई हूँ। वैसे तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि हिंदी चाहिए, मैं इसको समझा देती हूँ आप लोगों को हिंदी में। ये इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन होता है एक कथन और दूसरा होता है रीजन, जिसमें कथन और रीजन को पढ़ने के बाद हमें देखना है पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो फिर हमें देखना होता है कि रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो पहला दिया गया है कि क्रिस्टोलर डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हेक्सागोनल कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी। कहा है कि क्रिस्टोलर ने जो अपना थ्योरी दिया था सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इसमें इन्होंने हेक्सागोनल कॉम्प्लीमेंट्री को बनाया था। और उसके रीजन में कह रहा है कि सर्कुलर अगर कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे थे तो उसमें या तो गैप आ जा रहा था या ओवरलैप कर रहा था। तो ये बिल्कुल क्या कर रहा है, करेक्टली इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि उन्होंने हेक्सागोनल क्यों बनाया। हेक्सागोनल बनाने के पीछे का रीजन था कि सर्कुलर जब बना रहे थे तो उसमें या तो जगह बच जा रहा था बीच में, या अगर हम जगह नहीं बच रहा था तो वो आपस में ओवरलैप कर रहा था। तो इसी कारण जो है उन्होंने हेक्सागोनल बनाया। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, क्योंकि आर जो है पूरी तरह उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस थ्योरी को हम समझा देते हैं आप लोगों को। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वॉल्टर क्रिस्टोलर के द्वारा 1933 में जो है दिया गया। ये इनके द्वारा जो है सदर्न जर्मनी का बावरिया जो सदर्न जर्मनी में है उसके जो सेटलमेंट थे उसके स्टडी पैटर्न को उन्होंने स्टडी किया था, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने इस मॉडल को दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि जो सेटलमेंट हैं वो इस तरह से हेक्सागोनल होने चाहिए। आपस में, ताकि कोई भी रीजन अनसर्व ना बचे। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से जब भी हम कोई रीजन रहेगा सेटलमेंट तो कोई रीजन भी अनसर्व नहीं बच रहा है, कोई ओवरलैप भी नहीं कर रहा है ना। और ये हेक्सागोनल है क्योंकि इसकी क्या 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। और वही बताया गया है कि जब सर्किल दिया गया तो जब हम सर्कल बना रहे थे, सर्कल में अगर, तो ये क्या हो रहा था, ये देखिए ये बीच में गैप बच जा रहा है, बच रहा है। और या फिर हो रहा था क्या कि अगर हम गैप छोड़ रहे थे तो ये सर्कल्स
आपस में जो है ओवरलैप कर रहे थे। अगर हम गैप को हटा दें, अगर हम ऐसे बनाएं तो सर्कल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम सर्कल शेप का चुनाव नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने हेक्सागोनल शेप का चुनाव किया था। तो यही हमारा पूछा गया था क्वेश्चन में, है ना। मॉडल के बारे में हम और जान लेते हैं। तो इस मॉडल में इन्होंने बताया, ध्यान रखिएगा कि ये बावरिया सदर्न जर्मनी के सेटलमेंट स्टडी पर डिपेंड था। 1933 में इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने नंबर सेटलमेंट का अरेंजमेंट कैसे होता है, उसका साइज और नंबर वाइज वो बताया था। और सेटलमेंट और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कोई सेटलमेंट अपने मार्केट के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका क्या रिलेशनशिप है, उसको लेकर के ही ये मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया था। है ना। देखिए इसमें वही दिया हुआ है कि उन्होंने हेक्सागोनल शेप इसलिए लिया क्योंकि अगर वो सर्कल ले रहे थे तो उसमें दो सिचुएशन आ रही थी। पहली सिचुएशन में हो रहा था कि गैप बच जा रहा था, और दूसरी सिचुएशन में सर्कल जो है आपस में ओवरलैप कर जा रही थी। इसमें एक चीज़ और थी, इसमें दो पॉइंट दिया गया था, थ्रेशोल्ड और रेंज। इसमें नहीं लिखी हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्रेशोल्ड और रेंज ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो इस मॉडल में इन्होंने दिया था। तो थ्रेशोल्ड में इन्होंने बताया था कि कोई भी जो इंसान है, जैसे कोई सामान लेने के लिए जा रहा है या कोई दुकान है जो किसी सामान का सप्लाई कर रही है, तो वो तब तक चलेगी जब तक उसकी जो मिनिमम इनकम की नीड है वो पूरी हो सके। कहने का मतलब, हम कोई दुकान खोलते हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, छोटा सा एक आप पान की दुकान क्यों ना चला रहे हो, या आप किसी स्टेशनरी शॉप चला रहे हो, तो उसमें क्या है, आप देखेंगे कि आपके भर दिन में इतने कस्टमर आने चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो सके। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो आप दुकान क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो वही था हमारा थ्रेशोल्ड, जिसमें इन्होंने बताया कि मिनिमम पॉपुलेशन नीड टू स्टार्ट अ सर्विस, यानी कि किसी सर्विस को चलाने के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है, इसे ही बोला गया थ्रेशोल्ड। तभी कोई भी सर्विस जो है चल पाएगी। दूसरा पॉइंट था रेंज। रेंज में बताया कि कोई भी इंसान जो है किसी सर्विस को लेने के लिए एक जो लिमिट रेंज होता है, उसको ही, डिस्टेंस जो होता है उसको ही कवर करेगा। जितना नज़दीक कोई सामान मिलेगा उसको लोग जो है लेना पसंद करेगा। तो इसी को बोला गया जो है डिस्टेंस, रेंज, सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस जो किसी के द्वारा कवर किया जाता है किसी सर्विस को लेने के लिए। तो मैक्सिमम पीपल हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड में, मैक्सिमम पीपल नीड्स टू रन द सर्विस एंड मिनिमम डिस्टेंस टू गेट अ सर्विस। ये दो पॉइंट है, थ्रेशोल्ड एंड रेंज, जो क्रिस्टोलर के मॉडल में दिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम, यानी कि समय के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या जो समय के अनुसार बदलती है, बढ़ती है, उसको हम कौन से ऐसा डायग्राम है जिससे कि बिल्कुल सही रूप में हम दिखा सकते हैं। क्या हम मल्टीपल बार डायग्राम से दिखा सकते हैं, लाइन ग्राफ से, पाई डायग्राम से, या कोरोप्लेट मैप से? इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसके द्वारा हम सही रूप में हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम लोग दिखा सकते हैं?
तो देखिए गाइस, इसका आंसर हो जाएगा लाइन ग्राफ, क्योंकि लाइन ग्राफ में हम क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट के हिसाब से हम उसको इंडिकेट करते हैं और उस पॉइंट को फिर कनेक्ट करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट, देखिए ये हमारा किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस हो जाता है और ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम मानिए ईयर दिखाएंगे, वर्ष, है ना। जैसे चलिए हम दूसरे पेज पे आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइन ग्राफ। यहां पर हम मानिए ईयर दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर हम दिखाएंगे हमारा पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ किस तरह हो रहा है पॉपुलेशन को। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। जैसे हम सपोज दैट यहाँ पर से स्टार्ट किए, यहाँ पर हम लिखे 9001, 9021, 9031, सपोज दैट है, मैं बस एज्यूम कर रही हूँ। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, इस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और जैसे कि मानिए 9001 में 15 करोड़ पॉपुलेशन था, तो 15 करोड़ इसके बीच में आएगा तो हम यहाँ पॉइंट देंगे। 9021 में मानिए अगर हमारा 20 करोड़ था तो 20 करोड़ हमारा यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पॉइंट देंगे। इस तरह से हम ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ पॉइंट देंगे और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये क्या है, ये लाइन हमें पूरे रूप में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ। इसीलिए लाइन ग्राफ से हम लोग क्या है, किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को टाइम वाइज जो हो रहा है उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए लाइन ग्राफ का ही इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पढ़िए एक एक करके आप लोग स्टेटमेंट को, फिर मैं हिंदी में भी दिखाऊंगी। पहला स्टेटमेंट है हमारा, ग्रिफिथ टेलर गेव ए क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज बेस्ड ऑन एज, यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने शहरों का वर्गीकरण आयु के आधार पर किया। हैरिस यूज्ड प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, हैरिस ने मानक विचलन के शुद्ध सांख्यिकी विधि के प्रयोग द्वारा शहरों का वर्गीकरण किया। Sector model of Hoyt was based on the study of spatial pattern of house rents in American cities. होमर होइट का जो सेक्टर मॉडल था वो अमेरिकी शहर में जो रेंट के पैटर्न पर आधारित था। चंडीगढ़ शहर को ली कार्बुजियर के द्वारा और कैनबरा को वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा जो है नियोजित किया गया। ये 4 पॉइंट्स हैं, देख लीजिए ए बी सी डी, और ये आपके ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी, ए सी एंड डी, बी सी एंड डी और बी एंड डी। देख लीजिए एक बार में आप लोग।
तो देखिए इसका हो जाएगा हमारा आंसर क्या, ग्रिफिथ टेलर ने तो नगरों को आयु आधारित वर्गीकरण किया ही था, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ए यहाँ है, ए यहाँ है, अच्छा ऑप्शन डी हमारा नहीं दिख रहा है। ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो इस दोनों को हम कट कर देंगे। फिर हमारा बी है, हैरिस ने मानक विचलन की शुद्ध सांख्यिकी विधि। अब हम लोग पढ़े थे कि हैरिस और उल्वेन का जो अर्बन लैंड यूज मॉडल है उसमें उन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियाई की बात की है, और ऐसा कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, तो यानी कि बी हो जाएगा हमारा यहाँ गलत। सी हमारा कह रहा है कि इस तरह से हमारा आंसर तो निकल कर आ गया है, आंसर तो बी, लेकिन हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट। होयट का जो सेक्टर मॉडल है वो अमेरिकन सिटी के रेंट पर आधारित था, सही है। चंडीगढ़ सिटी को ली कार्बूजियर के द्वारा और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसको वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा डिजाइन मतलब प्लान किया गया है, तो इस तरह से हो जाता है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लेते हैं हम लोग। ग्रिफिथ टेलर ने जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे, इन्होंने शहरों को उनकी एज के आधार पर क्लासिफाई किया था, जिसमें इन्होंने शहर के 4 एज बताए थे, दे इन्फेंटाइल, जुबलाइन, मैच्योर एंड सिनाइल। कभी कभी इनकी हायरार्की भी पूछ ली जाती है, तो यही इनकी हायरार्की है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हैरिस ने जो है किसी भी तरह के स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड का इस्तेमाल नहीं किया था। इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल दिया गया था 1945 में, जिसमें इन्होंने शहर में कई सारे सीबीडी हो सकते हैं इस बात को बताया था। फिर है सेक्टर मॉडल जो होमर होयट के द्वारा दिया गया था 1939 में, इसमें इन्होंने बताया था कि कोई भी शहर जब डेवलप होता है तो वो जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से यानी कि सीबीडी से बाहर की ओर पाई शेप्ड के सेक्टर के रूप में डेवलप होता है। और हमारा ली कार्बूजियर ने जो है अर्बन प्लानर थे, जिन्होंने चंडीगढ़ सिटी को प्लान किया था, और वॉल्टर ग्रिफिन जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को प्लान किया था। बोथ सिटीज वेयर प्लान विद केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अर्बन डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट कैपिटल्स, है ना। दोनों ही शहर को बड़े अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया था, और दोनों एक नियोजित राजधानी के नाम से जो है अच्छे नियोजित राजधानियों में उनकी गिनती की जाती है। चंडीगढ़ हमारा एक इंडियन प्लांट कैपिटल है, और यह हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लांट कैपिटल है कैनबरा। इस तरह से ये स्टेटमेंट्स करेक्ट और इनकरेक्ट होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के स्क्रीन पर। एल्वरिथ इज नोन फॉर विच कॉन्सेप्ट? एल्वरिथ किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? प्राइमेट सिटी, रूरल अर्बन कॉन्टिनम, सेंट्रल प्लेस और कन्वर्जेशन। मेरे हिसाब से इसका भी हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है, पर दिया गया है, आप लोग को देख लीजिए। प्राइमेट सिटी प्रधान नगर, रूरल अर्बन कॉन्टिनम ग्रामीण शहरी सातत्य, सेंट्रल प्लेस केंद्रीय स्थल, और कन्वर्जेशन हमारा सन्न नगर। तो एल्वरिथ जो है हमारे रूरल अर्बन कॉन्टिनम के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। प्राइमेट सिटी किसके द्वारा दिया गया है? तो प्राइमेट सिटी दिया गया है मार्क जेफरसन के द्वारा, नोट डाउन कर लीजिए। और सेंट्रल प्लेस तो अभी हम लोग पढ़े ही है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी वॉल्टर क्लिस्टोरर के द्वारा दिया गया है, और कन्वर्जेशन दिया गया है पैट्रिक गैडिस के द्वारा। प्राइमेट सिटी 1939 में मार्क जेफरसन ने दिया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी 1933 में वॉल्टर क्लिस्टोरर ने दिया,
और कॉनरवेशन पैट्रिक गैडिस के द्वारा 1915 में दिया गया। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और ये जान लेते रूरल अर्बन कॉन्टिनम क्या होता है। रूरल अर्बन कॉन्टिनम एक कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि कोई भी रूरल और अर्बन एरिया जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग नहीं होती है। हम उन दोनों में एक दूसरे का जो है अट्रैक्शन इंट्रैक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? तो हम देखेंगे कि कोई भी जो रूरल एरिया है वो अर्बन से इन्फ्लुएंस होती है। कैसे होती है? तो जब कोई लोग शहर गए, वहाँ के लोग गए, या शहर के लोग गांव आते हैं, या गांव के लोग आसपास के शहरों को देखते हैं, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उससे लोग प्रभावित होते हैं और उस तरह की एक्टिविटी अपने यहाँ करते हैं। जो शहरों में जिस तरह घरों को बनाने का जो तरीका है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उस तरह से देखने के बाद, सीखने के बाद लोग गाँव में भी उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ है वो अपने यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम गांव में भी शहर का प्रभाव देखते हैं। साथ ही हमें शहर में भी गांव जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे? तो जो गांव में कृषि की जाती है या जो नेचुरल प्लेस होता है, इस तरह का चीज़ हमें शहर में देखने को मिलता है। शहर में भी किसी जगह पर खेती की जा रही है तो वो गाँव का प्रभाव है, कोई नेचुरल प्लेस है तो वो गाँव का प्रभाव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांव में शहर का और शहर में गांव का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। उन दोनों में एक दूसरे का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया रूरल अर्बन कॉन्सेप्ट, जो कि दिया गया है एल विर्थ के द्वारा। यही हमारे एग्जाम में पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मैंने जो बातें बीच में बताई हैं उन चीज़ों को आप लिखते जाइएगा और टाइम पर रिवीजन करते रहिएगा। मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थिंक, ट्रस्ट, परफॉर्म एंड अचीव। सोचिए, विश्वास कीजिए, उस पर काम कीजिए और अपने गोल को प्राप्त कीजिए। थैंक यू। और हाँ, ये मत भूलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एकेडमी तेजस एकेडमी, जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।